तो सवाल आपने सेना का उठाया है। सबसे पहले एक बात समझिए और बहुत गंभीरता से इसको समझने की ज़रूरत है। एक होता है परिवार, जज्बाती लगाव होता है, भावनात्मक लगाव होता है अपने परिवार से। एक होता है समाज, एक होता है गांव, एक होता है धर्म, मजहब, उससे भी लगाव होता है। एक होती है पार्टी, कुछ लोगों का अपनी पार्टी से भी लगाव होता है। एक होता है लीडर, व्यक्तिगत कोई लीडर से जुड़ा हुआ, जिसको आप अंधभक्त भी कहते हैं, एक भावनात्मक लगाव। लेकिन एक होता है देश। इन तमाम भावनाओं से ऊपर देश से जो है वो भावनात्मक लगाव लोगों के हैं और होने चाहिए और होते हैं। तो जिस देश में जो रहता है, इस्लामिक नुक्ते नज़र से भी उस देश से उसकी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए, यानी कि उससे प्यार मोहब्बत होना चाहिए। नो डाउट भारत का मुसलमान भारत से बेइंतहा प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि कई मौक़ों पर उसने अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म को नहीं देखा। और जिसको आप अब्दुल कहते हैं, अब्दुल पंचर वाला, वो अब्दुल हमीद बनकर पाकिस्तान जो कि सौधर्मी है उसके टैंकों को तार तार उड़ा कर देता है और पाकिस्तान को परास्त कर देता है। तो ये जो देश प्रेम है, जो वो जज्बाती लगाव है, जो भावनात्मक लगाव है, ये तमाम भावनाओं से ऊपर है। ऐसे में ये विवाद जो छिड़ा सीमा पर जो फौजी हैं देश की सुरक्षा में लगे हुए, उनसे खून का रिश्ता हमारा नहीं है, लेकिन खून के रिश्ते से कम रिश्ता भी नहीं है साहब। उनसे हमारा एक जज्बाती रिश्ता है, एक भावनात्मक संबंध है हमारा। हमें लगता है कि वो इस देश की, इस मिट्टी की, हमारे परिवार की और सबकी सुरक्षा में रात दिन वहां लगे हुए हैं। विपरीत परिस्थितियों में लगे हुए हैं। परिस्थितियां, कभी टेम्परेचर माइनस में जाता है, कभी टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो उन तमाम परिस्थितियों में संसाधनों का अभाव हो जाता है। कई बार जो आवश्यकताएं उनकी होती हैं, जो ज़रूरतें वो नहीं मिल पाता, लेकिन उसके बावजूद भी वो हौसले के साथ डटे रहते हैं और दुश्मन से मुकाबला करते रहते हैं। हम 100 बार ऐसे सैनिकों को सलाम करते हैं। मसला छिड़ा जब राहुल गांधी जी ने सैनिक पर एक टिप्पणी की। हालांकि राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं कहा था। जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं सरकार पर, बहुत हद तक वो इल्ज़ाम सच है, सरकार पर लगाए भी जाने चाहिए। सरकार का ये दायित्व बनता है नैतिक कि वो देश के सशस्त्र सेनाओं के तमाम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करे और उनके मनोबल को भी बढ़ाए और उनके जो भी संसाधन उनको चाहिए उसको त्वरित जो है उपलब्ध कराए। ये सरकार का कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है, चीन जिस तरह से दखलंदाजी कर रहा है, जिस तेजी से चीन की सेना हमारी सरहदों पर आकर खड़ा हो जा रहा और बड़ी तादाद में खड़ा हो जा रहा है, कई हथियार जो आधुनिक हथियार है उसके साथ वो आ जा रहा है। और कई बार गलवान ही नहीं, गलवान के अतिरिक्त कई ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जिसमें चीन की सेना प्रवेश कर चुकी, कई किलोमीटर तक अंदर भी आ गई। तो ऐसे में विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी को भी सवाल उठाने का अधिकार तो है ही, उठाना भी चाहिए और विपक्ष के सारे नेताओं को उठाना चाहिए। लेकिन जब सैनिकों के संबंध में हम कोई बात करते हैं तो हमें सुसज्जित, संयमित शब्दों का चयन करना चाहिए। दुर्भाग्य से राहुल गांधी उसमें विफल हो गए। राहुल गांधी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द कहीं से भी बहुत उचित नहीं कहे जा सकते। सेना के संबंध में एक बात हमेशा देश के लोगों को याद रखना चाहिए। सैनिक हमारे शहीद भी हुए, हमारे सैनिकों के सर भी काटे गए हैं, हमारे सैनिकों का कई बार अपमान हुआ, लेकिन वो हमारे लिए मामला अकेला सैनिक का नहीं है, वो पूरे देश की भावनाओं से जुड़ा है। आप याद कीजिए, जब सेना शहीद होती है, हमारे सैनिक जब शहीद होते हैं और वहाँ से जब उनकी मिट्टी को लाया जाता है, जिस गांव के भी वो हों, जिस जिला के भी वो हों,
आपको वो दृश्य याद करना चाहिए। ना कोई हिंदू देखता, ना कोई मुसलमान देखता, ना कोई आगड़ा देखता, ना कोई पिछड़ा देखता, पूरा इलाका उसके पीछे जो है लग जाता है और नारे लगते हैं शहीद के शान में। लोग कसीद मतलब जो शहीद के लिए कहे जा सकते हैं शब्द, वो सारे शब्द कहे जाते हैं और वो धार्मिक भावनाओं को त्याग कर लोग केवल ये सेना हमारी थी जिसने देश की रक्षा में अपनी मैंने शहादत दी है, उसको लोग सलाम करते हैं और उसके जनाजे के पीछे पीछे लाखों की तादाद में, एक दो नहीं, ऐसे कई मनाजिर सामने आए, ऐसे कई दृश्य देखने को मिले। आप बिहार में जा लो, यूपी में जा लो, मध्य प्रदेश में जा लो, राजस्थान में जा लो, हरियाणा चले जाओ, आप कहीं भी किसी भी राज्य का कोई सैनिक जब उस बंद ताबूत में सैनिक जब पहुंचता है तो उस शहीद सैनिक के दर्शन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, करने के लिए उसको सिर्फ एक झलक देखने के लिए लाखों लोग उमड़ते हैं और वो लाखों लोग उसके सौजातीय नहीं होते, उसके धर्म के नहीं होते हैं, वो देश के होते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, आगड़ा, पिछड़ा सब होता है। तो ये चीज विपक्ष के नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि थोड़ी सी बात आप अगर करेंगे, फिसलेंगे, आपकी जुबान अगर फिसलेगी तो नरेंद्र मोदी सरकार में ऐसे ऐसे प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर आपको घेरेंगे। क्या एक दिन की सरकार है? अब 9 साल पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता संभाले हुए। 9000 कमियां हुई होंगी, लेकिन विपक्ष ने किसी भी कमी को सजा कर नहीं रखा कि आवाम भी उसे कबूल करे, एक्सेप्ट करे। आज क्या कारण है कि इतनी कमियां होने के बाद भी, सरकार इतनी कई मोर्चे पर विफल होने के बाद भी, कई ऐसी घटनाएं हैं जो सैनिकों से जुड़ चुके, सैनिक से जुड़े सवाल आपने पूछे तो कई ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता इस अंदाज में सरकार को नहीं घेर पाया कि सरकार जो है वो कटघरे में आ जाए। नहीं, उल्टा हो रहा। सरकार के ऊपर जैसे ये कुछ बोलते हैं, सरकार उसको देश से, सेना के अपमान से जोड़ लेती है, सरकार के लोग जोड़ लेते हैं। मैं आपको एक मिनट बीच में स्टॉप रोकने के लिए माफी चाहता हूँ। ये जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जब से ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि चीन की वो घुसने की कोशिश कर रही है। ऐसा कांग्रेस में भी कई बार हो चुका है, लेकिन ये बार बार नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम दूसरे देश को लाल आंख दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का डर विपक्ष में, अन्य देश में नहीं है जो बार बार घुसने की कोशिश की जा रही है? नहीं, अन्य देश में डर, पहले देखिए भूगोल, इतिहास सबको समझना ज़रूरी होता है। जो भौगोलिक बनावट है भारत का, वो दुर्गम पहाड़ियों से घिरा वो गलवान का इलाका, तो सरकारें चाहे जिसकी भी हो, इंसाफ की बात तो हमें करनी चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में भी जंग भी हुई, नेहरू जी के ज़माने में चीन से जंग हुआ। जब चीनी भाई भाई का नारा लगाया जा रहा था, उसी समय चीन ने आक्रमण कर दिया था। तो जब झूला मोदी जी झूल रहे थे तभी चीन योजना बना रहा था। ये सारी घटनाएं इस बात को दर्शाती है कि विदेश नीति जो हमारी है, उस नीति पर भी कई बार, हालांकि आज के जो विदेश मंत्री हैं मैं उनका कायल हूं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। उनकी पॉलिसी से बैलेंस बना हुआ पूरी दुनिया में कि एक तरफ रूस को भी हम दोस्त बनाए हुए हैं और एक तरफ अमेरिका को भी बनाए हुए हैं। ये भारत दुनिया का एक पहला देश है कि दोनों को दोस्त मेंटेन करके रखा है। ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसका श्रेय जाएगा, इसमें नो डाउट, जाना भी चाहिए। लेकिन ये जो चाइना का मामला और पाकिस्तान का मामला, ये अस्थाई मामला है। स्वतंत्र भारत के बाद से जो रेखाएं खींची गई है, वो रेखा अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। वो अप डाउन चल रहा, कभी वो आगे बढ़ रहा, कभी वो आगे बढ़ रहा। तो इस पर एक बड़ी चर्चा की जरूरत है और इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, सदन को चाहिए कि इस पर खुलकर, खुले मन से श्रेय क्या लेंगे आप चीन को मार के खत्म तो कर नहीं रहे कि श्रेय लेंगे। आप तो पाकिस्तान को, आप पिछले देखे ना कई महीनों से, कल 12 घंटे में पीओके होगा हमारा, ये चला न्यूज, मेरे पास है वो, उसके हेडिंग्स, पीओके को पाकिस्तान की अब खैर नहीं। अरे साहब, किसी को बोलकर कहीं हमला किया जाता क्या? भारतीय मीडिया का स्तर इतना नीचे गिर गया कि जो काम नहीं होना है, मैं कहता हूं होना ही है। अगर पीओके को हमें वापस लेना ही है तो ये जी न्यूज करवाएगा क्या?
ये क्या कहते हैं आर भारत और ये चैनल करवाएगा क्या? अरे ये तो सेना करेगी, ये तो फॉरेन मिनिस्ट्री तय करेगी, ये डिफेंस मिनिस्ट्री तय करेगी, या होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे। और ये सीक्रेट पॉलिसी का पार्ट है। इस सीक्रेट पॉलिसी के पार्ट को आप सार्वजनिक ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि कल माने कोई ऐसी लड़ाई होगी जिसमें 2 फेंट ये मारेगा और 4 फेंट हम मारेंगे। ऐसा तो होता नहीं। ये एक बड़ा मामला है, इंटरनेशनल मामला है। आप पीओके पर जब हमला करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। आप पहले ही कहे जा रहे हैं कल कर लेंगे कब्जा, परसों कर लेंगे कब्जा, अब पीओके होगा हमारा और नहीं होगा कोई बेचारा। मतलब अजीब अजीब ढंग से थंबनेल लगा कर लोग लगातार चला रहे हैं। इस पर भी सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है और विपक्ष को इस पर भी आवाज उठाने की जरूरत है कि किसने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया। ये एक सवाल है कि टीवी को, चैनल्स को किसने ये कहा कि कल पीओके पर हम हमला करने जा रहे हैं, कहा किसने? तो ये एक सवाल। लेकिन विपक्ष लगातार फेल हो रहा। हम सत्ता पक्ष को घेरना चाहते हैं साहब, घेरने के लिए जो हथियार, जो चीज़ें, जो शब्द चाहिए वो विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष खुद परेशान है दामन बचाने में। केजरीवाल बेचारा एक नया विपक्ष बन रहा था, वो खुद ईडी सीबीआई के चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई शराब घोटाले में है, उसके एक मंत्री जेल में है, दो तीन मंत्री अब तक बर्खास्त हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री उनके जो है वो चुप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, चूंकि सीबीआई ईडी उनके पीछे भी लगी हुई है, तो ये भी गए काम से। ममता बनर्जी एक विपक्ष में नेता थी, वहां भी ईडी और सीबीआई लगातार छापे मार। एक बात और कहूंगा, ये सिर्फ इल्जाम नहीं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा, ना, ये हकीकत है कि दुरुपयोग नहीं हो रहा, बल्कि विपक्ष के उन तमाम नेताओं ने इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि ईडी और सीबीआई का लगना अब जरूरी है। आप मुलायम सिंह दुनिया से चले गए, उस परिवार को देखिए, उसका बैकग्राउंड निकालिए। लालू यादव अब तब में जाने आने वाले हैं, उनके परिवार को देखिए, कहां से पैसे लाए भाई इतने। मायावती को देखिए, कहां से पैसे लाए। जब ये पैसे जोड़ने में लगेंगे तो देश कि कब सोचेंगे ये? और ये होते कौन है देश के बारे में बात करने वाले? पहले ये खुद तो बताएं ये समाज और देश के हैं कि नहीं। इन्होंने तो पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे को जमा किया। ये मैं जो 2-4 नाम मैं बता रहा हूं, इनको समाज ने लीडर माना, इनको समाज ने नेता माना, इनको समाज ने कुर्सी सौंपी, इन लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया, अरबों खरबों नीलों इतने पैसे कमा लिए कि अब ये जिंदगी भर सीबीआई और ईडी के रेडार पर रहेंगे। तो जो सीबीआई ईडी के रेडार पर रहेगा वो सरकार से आंखों में आंखें मिलाकर क्या सवाल कर पाएगा? एक राहुल गांधी है, वो भी पिछले दिनों ईडी और सीबीआई में लगे हुए थे, आपको पता ही है, लाइन में घंटों घंटों पूछताछ चल रहा था। ये विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। भारत में ऐसे विपक्ष की जरूरत है जो जॉर्ज फर्नांडिस की तर्ज पर जिंदा रहे, जो अपने कपड़े को खुद धोता था और जैसे तैसे वो चले गए जॉर्ज फर्नांडिस, कहीं ढूंढिए उनके नाम की संपत्ति नहीं मिलेगी। शरद यादव के जैसा नेता होना चाहिए, जिसके पता नहीं। नीतीश कुमार इस मामले में फिट हैं, नीतीश कुमार इस मामले में फिट हैं। बहुत घेरने की कोशिश भाजपा कर रही है, ऐसा नहीं कि नीतीश को घेरने की कोशिश नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार पर आप हाथ इसलिए नहीं डालेंगे कि नीतीश कुमार ने अपने परिवार या अपनी संपत्ति पर कभी इस ध्यान नहीं दिया, सेवा का काम किया। तो नीतीश, लोग कहते हैं कि 2024 में कौन होगा विपक्ष का नेता? नीतीश के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है, सारा दागदार हो चुका है, सबके अंदर ऐब है, सब ने इतने पैसे चुरा लिए, इतने पैसे घोटाला कर लिए, इतने पैसे जमा कर लिए, नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, आपके व्यूअर भी समझें इस बात को, कि सेना के मामले में जो कुछ सीमाओं पर हो रहा है, उस सरकार के किसी भी काम की तारीफ तो नहीं की जा सकती है। ऐसे हालात तो नहीं है, सरकार ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया या कि हम सरकार की तारीफ करें, लेकिन सेना की तारीफ हम फिर भी करेंगे कि सरकार की गलत पॉलिसियों के बावजूद भी सेना डटी है, अड़ी है, और मोदी जी चाहे लाल आंख दिखाएं या न दिखाएं, हमारी सेना उसे लाल आंख दिखा रही है और उस हालात का, चुनौती का मुकाबला कर रही है। इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि भारतीय सेना एक महान सेना है और हम अपने सैनिक के साथ तन मन धन सब कुछ से खड़े हैं। वक्त आने पर अगर सेना को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम जैसा देश प्रेमी सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे। हम मोदी जी की तारीफ इस पे बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना को ऐसा कोई मॉडल नहीं बना दिया कि हम दुनिया में तमाम सेनाओं पर भारी पड़े। लेकिन फिर भी भारतीय सेना
इतना विल पावर उसके पास है कि भारतीय सेना उन विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे मजबूत देश जिसको सुपर पावर दुनिया कहती है, जिससे अमेरिका भी कहीं ना कहीं डरता है चाइना से, उस चाइना को अगर लगाम किसी ने लगा कर रखा है वो भारतीय सेना है।